हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी को स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता है कि हम लोग सीओटी बायो का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से 3-4 पेपर हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग आई थिंक चौथा या पांचवा क्लासेस होंगे आपके, जो इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि लास्ट ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। साथ ही साथ इस साल के जो एग्जाम होगा आपका, यानी कि 2025 का जो एग्जाम होगा, तो यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी बेसिस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी, क्लास में पेन पेपर फोकस लेकर बैठेंगे, जिससे पूरी कॉन्सेंट्रेशन आपकी क्लास पे रहे। और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, अगर उस क्वेश्चन का आपको आंसर में थोड़ा सा डाउट होता है या फिर कॉन्सेप्ट में कुछ थोड़ा सा भी दिक्कत होता है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को, उस क्वेश्चन को अपने कॉपी में तुरंत उसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है? जिससे आगे चल के आपको रिवीजन करने में ये आपके लिए फ्रूटफुल साबित होने वाला है, ठीक है? तो चलो हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा आ गया था, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अपना पहला क्वेश्चन है इन एम्ब्रियोजेनेसिस। किसकी बात कर रहा है सर? एम्ब्रियोजेनेसिस। सबसे पहले ये जानो कि एम्ब्रियोजेनेसिस होता क्या है, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बोल दिया जाए सर? एम्ब्रियोजेनेसिस की जब बात की जाएगी तो इसका मतलब क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। क्या बात करेंगे सर? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, कब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा सर? जब जायगोट बन जाएगा, है ना? जायगोट बन जाएगा तब क्या बनेगा सर? एम्ब्रियो बनेगा। और जायगोट कब बनेगा? तो जायगोट जब बनेगा जब गैमेट का फ्यूजन हो जाएगा, तब गैमेट फ्यूज कर जाएगा तब, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा सर? जायगोट बनेगा। जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, और जो एम्ब्रियो बनता है उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस कह देते हैं। आगे बात करते हैं। इन एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस सेल डिवीजन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ द सेल। क्या हो रहा है सर? एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने लगते हैं, यानी कि 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, 8 से 16, 16 से 32, ये कंडीशन आपको देखने को मिलता है। यानी कि सेल की नंबर क्या हो रही है सर? इंक्रीज कर रही है। सेल की नंबर क्या कर रही है सर? इंक्रीज कर रही है। वाइल द सेल डिफरेंशिएशन हेल्प्स इन, अब उसमें क्या हो रहा है सर? सेल की जो नंबर है वो इंक्रीज कर जा रहा है। जैसे सपोज करिए आपके पास जायगोट है, ये जायगोट क्या है सर? 2n का है, यानी डिप्लॉयड कंडीशन का है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 सेल हैं। बात समझ में आ गई? हैप्लॉइड, एक मेल का हैप्लॉइड, दूसरा फीमेल का हैप्लॉइड, यानी कि ये डिप्लॉयड कंडीशन बन गया। अब इनमें क्या होगी सर? डिवीजन होगी। 2 से 4 सेल बनेंगे, 4 से 8 सेल बनेंगे, 8 से 16 सेल बनेंगे, यानी कि सेल की नंबर तो बढ़ रही है, साथ ही साथ सेल की डिफरेंशिएशन भी होना स्टार्ट हो जाएगा कि ये फला ऑर्गन जो है, ये जो टिश्यू है, ये ऑर्गन है, हैंड्स बनाएंगे, लिम्स बनाएंगे, डिजिट्स बनाएंगे, हार्ट्स का फॉर्मेशन करेंगे, किडनी का फॉर्मेशन करेंगे। ये सारा चीज हमको देखने को मिलता है। अब ये जो सेल डिफरेंशिएशन हो रहा है, इससे हम क्या पता लगा सकते हैं? ऑप्शन देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू फीचर्स, क्या इसमें नया फीचर्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा? अगर सेल डिफरेंशिएशन हो रहा है तब नया तो फीचर्स बनेगा, लेकिन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन कौन अपना अच्छा हो सकता है। क्या दूसरा दिया? मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैरेक्टर, यानी कि इसमें क्या होता है? मौजूदा पात्रों का संशोधन, यानी कि जितने भी कैरेक्टर हैं उसमें क्या अलग अलग चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन, क्या इसमें अलग अलग टाइप के टिश्यूज और ऑर्गन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर इंक्रीज इन साइज। तो हम बात कर रहे हैं सर एम्ब्रियोजेनेसिस में, जब सेल का डिवीजन हो जाएगा, जो सेल का डिवीजन होने के बाद क्या हमको देखने को मिलता है सर? सेल की डिफरेंशिएशन देखने को मिल जाती है। तो जब सेल की डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगी तो यहाँ पे जितने भी टिश्यूज होंगे, जितने भी ऑर्गन्स होंगे, वो एक स्पेशलाइज्ड का फॉर्मेशन करने लगेंगे, यानी कि वो सेल क्या हो जाएंगे? एक वो जो सेल थी, कोशिका थी, वो कोई ना कोई उत्तक बनाने लगेंगी, वो कोई टिश्यू, कोई ना कोई ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करने लगेंगी। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जितने लोग बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाने वाला है? यहाँ पे करेक्ट हो जाने वाला है, ठीक है? इन सभी का ऑप्शन क्या हो जाने वाला है सर? करेक्ट हो जाने वाला है। तो जितने लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सी बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और हाँ, लास्ट में आप लोग अपना एक एनालिसिस भी करते चलिए सर, मेरा आउट ऑफ 50 कितने क्वेश्चन करेक्ट होते चल रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग बता रहे हो सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाओगे, लेसन नंबर 1 से लिया गया, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले पोर्शन से इस क्वेश्चन को उठाया गया। क्या है सर? चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन। किसकी बात कर रहे हैं सर? पॉलन ग्रेन की बात कर रहे हैं। पॉलन ग्रेन क्या था भाई? पॉलन ग्रेन आपका मेल गैमेटोफाइट्स, क्या बोलते हैं इसको? मेल गैमेटोफाइट्स, गैमेटोफाइट्स,
मेल गैमिट्स कर लें, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं सर, माइक्रोस्पोर, क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोस्पोर कहते हैं, जिसे हम मेल गैमिट कहें या फिर माइक्रोस्पोर कहें, यानी कि पॉलन ग्रेन की बात कर रहे हैं। और ये पॉलन ग्रेन बनता कहाँ है, तो पॉलन ग्रेन जो होता है, यहाँ पे लिख लो सर, पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलन ग्रेन के बारे में आपसे बात बोला जाए तो पॉलन ग्रेन के बारे में ये बता सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग और बोलते हैं माइक्रोस्पोर, यहाँ पे लिख लो अच्छे से, माइक्रोस्पोर। इसी को हम क्या बोलते हैं सर, मेल गैमिट कहते हैं, मेल गैमिट कहते हैं। इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है सर, तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है आपका एंथर में, है ना। फॉर्मेशन कहाँ होता है सर, एंथर में होता है ना। और एंथर की बात करें तो यहाँ पे चार माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। और हर 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या होता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है सर, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज आप यहां से ध्यान रखना माइक्रोस्पोर के बारे में, ठीक है। ये जो पॉलन ग्रेन होता है सर, मेल गैमेटोफाइट्स होता है, यही पॉलन ग्रेन क्या होता है सर, ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये पॉलन ग्रेन जब ट्रांसफर होगा, क्या होगा सर, ट्रांसफर होगा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फिर इसको हम किस नाम से जानेंगे, तो तब इसको हम कहेंगे पॉलिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, फिर हम लोग इसको पॉलिनेशन का नाम दे देते हैं। ये चीज आपको बहुत बार बता चुके हैं, आपको ये पता भी होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं सर, पॉलन ग्रेन दैट विल बी द फॉर्म्ड आफ्टर 325 माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो द स्पोरोजेनेसिस। क्या बोल रहे हैं सर, ये जो माइक्रोस्पोर हैं, ये जो पॉलन ग्रेन बने हैं, कब बने हैं, तो 325 माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे, तो वहां से जाके ये स्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन किए होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हम बात कर लेते हैं सर, यहाँ पे अपना माइक्रोस्पोर का नंबर कितना दिया हुआ है, तो माइक्रोस्पोर का जो नंबर है वो अपना दिया है 325 माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि एम माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल का नंबर कितना दिया है, 325 दिया है, ठीक है। और एक पॉलन ग्रेन में, जैसे कि अभी हम बताएं, पॉलन ग्रेन में कितने स्पोर्स होते हैं, तो 4 होते हैं मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इसका यहां से हम क्या कर देंगे, इसको 325 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 5 जा 20 का 2 कैरी, 4 2 जा 8, 10 का 0 हाथ में आ गया 1, और 4 3 के 12, 12 1 13, यानी कि 1300 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होंगे। कितने होंगे सर, 1300 माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन होगा। वो कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर डी में अपना ये करेक्ट देखने को मिल जा रहा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अपने कॉपी में इसको नोट डाउन करते चलेंगे, और फिर जब रिवीजन करने का आओगे तो यहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज द कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड एपोमिक्सिस। ये जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन और एपोमिक्सिस है, ये दोनों के दोनों क्या है सर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। और इन दोनों का एक कॉमन बात ये होता है सर, इन दोनों का कॉमन बात ये होता है कि इसमें हमको क्या देखने को मिलता है कि बोथ आर द एप्लीकेबल टू द वेनली डाइकोट्स। क्या ये दोनों के दोनों केवल द्विबीज जो होते हैं उनके लिए ही लागू होते हैं, तो ये बात अपनी गलत हो जाएंगी। आगे देखते हैं, बोथ प्रोड्यूस द प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। ये थोड़ी बात अपनी अच्छी लग रही है, आगे देखते हैं। बोथ बाईपासेस द फ्लावरिंग प्लांट्स, ये बात गलत है। बोथ अकर्स थ्रू आउट द ईयर, ये भी बात गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, एपोमिक्सिस होते हैं, इसमें हमको क्या देखने को मिलता है सर, ये दोनों के दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आते हैं। और इनमें जो प्रोजनी होते हैं वो आइडेंटिकल किससे होते हैं, अपने पेरेंट्स के जैसे देखने को मिलते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे आपको कल के डेट में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सर, जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, क्या होता है सर, वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो होता है, ठीक है, प्रोपागेशन जो होता है, इसमें कितने मेथड्स आते हैं, तो आप ध्यान रखना। इसमें सबसे पहले आता है सर आपका कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग और
ग्राफ्टिंग, ये चीज आपको यहाँ पे ये मेथड्स आपको देखने को मिलते हैं किसमें, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। तो ये चीज भी आप यहाँ पे ध्यान रखना, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग वाले मेथड्स आपको किसमें देखने को मिलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में देखने को मिलते हैं। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो यहाँ पे, अपना ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों माता पिता के समान संतान उत्पन्न करते हैं, ये बात अपनी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है द पॉलन ग्रेन्स आर द फॉर्म्ड इनसाइड द, देखो वही क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 वाला जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो पॉलन ग्रेन होता है ये कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, तो आप बताना सर ये एंथर के अंदर बनता है, जो कि ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके थे, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहाँ बनता है सर, एंथर में बनते हैं। अच्छा आपसे पूछा जाए कि एंथर के कितने वॉल होते हैं, एंथर के कितने वॉल होते हैं, एंथर के वॉल की बात की जाए, सेल वॉल की बात की जाए, तो इसमें कौन कौन से सेल लेयर होता है सर, सबसे पहले एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस होता है, फिर क्या होता है सर, एंडोथीसियम होता है, ठीक है, फिर क्या होता है सर, मिडिल लेयर होता है, क्या होता है सर, मिडिल लेयर होता है, फिर क्या बताओ सर, इसमें क्या होता है सर, टैप्टम होता है। ये चीज आप लेयर बताओगे, किसका लेयर बताओगे सर, एंथर के सेल वॉल का लेयर बताओगे। आपसे पूछा जाए सर एंथर की सेल वॉल में सबसे न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, तो ये क्या करता है सर, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, किसको, पॉलन ग्रेन को, किसको देता है सर, पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है कौन, आपका टैप्टम। जो एपिडर्मिस होता है ये आउटर वॉल होता है, ये क्या होता है सर, आउटर वॉल होता है, और ये क्या करता है सर, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, किसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है सर, पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और फिर और क्या बता सकते हो सर, ये सिंगल डबल लेयर का हो सकता है, या फिर कहीं कहीं सिंगल लेयर भी इसको देखने को मिलता है। और ये क्या करता है सर, साथ ही साथ ये डेहिसेंस में ये हेल्प करता है पॉलन ग्रेन के लिए, ठीक है। तो ये चीज आप यहां से बता सकते हो। सर ओवरी की बात करें, ये क्या होता है सर, फीमेल का स्ट्रक्चर होता है, फीमेल का स्टिग्मा भी आपका फीमेल वाला पार्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे हो जितने लोग, उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं आपको आई थिंक सब ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, जिनको नहीं पता है अपने कॉपी में तुरंत उसको नोट करते हुए चलेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे बात कर लें क्वेश्चन नंबर 5 का। देखो क्या दे रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर रहा है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि कोई प्लांट्स है, कोई सपोज करो कोई फ्लावर है ऐसे, है ना, ये कोई फ्लावर है, ठीक, ये कोई फ्लावर है, इसमें आपका एंथल लगे हुए हैं, इसमें क्या लगे हुए हैं सर, एंथल लगे हुए हैं। अगर यही इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये जो पॉलन ग्रेन है, ये जो पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर पे ही क्या कर जाए, लैंड कर जाए, सेम फ्लावर पे ही ये एंथर निकला और सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे ही क्या हो जाए, लैंड कर जाए, यानी कि यहां से निकला और यहीं पे आके लैंड कर गया, यहां से निकला और यहीं पे आके लैंड कर गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि दूसरे वहां पे जाएंगे, दूसरे कहीं जाके गिरेंगे, तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कर देते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि द सेल्फ पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज अ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। क्या डिफरेंट फ्लावर होगा सेम प्लांट का, ये बात अपनी गलत हो जाएगी। क्या सेम फ्लावर पे हो जाएगा, अच्छा आगे देखते हैं, सेम और द जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर ऑफ द सेम ऑफ द अनदर प्लांट, ये बात गलत है। सेम और द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ये बात अपनी सही हो जाएगी। ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ना एग्जाम में, जब ऑप्शन को ध्यान से पढ़ोगे तो वहीं से आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है सेल्फ पॉलिनेशन के रिस्पेक्ट में। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो, यहाँ पे सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे कि द फिनोमिना इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज नोन एज। क्या पूछ रहा है सर, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होने को क्या कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सर मेल गैमेटोफाइट्स, दो चीज पूछा जाएगा सर, मेल गैमेटोफाइट्स है ना, और फीमेल गैमेटोफाइट्स, यही दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मेल गैमेटोफाइट्स और फीमेल गैमेटोफाइट्स पूछे जाएंगे। तो जब मेल गैमेटोफाइट्स पूछा जाएगा आपसे तो बता देना सर, ये जो मेल गैमेटोफाइट्स होता है इसी को हम लोग माइक्रो क्या कहते हैं सर, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, स्पोरोजेनेसिस का नाम दे देते हैं। और जब फीमेल गैमेटोफाइट पूछा जाएगा तो फिर इसको बता देना सर मेगा स्पोरो
जेनेसिस का नाम दे देते हैं। तो ये चीज दो बातें आप ध्यान रखना। हमसे पूछा क्या सर, फीमेल के बारे में पूछा है, तो फीमेल में मेगा स्पोरोजेनेसिस हम बता देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जितने लोग बता रहे हो सर मेगा स्पोरोजेनेसिस, उन सभी का ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस। और जब फीमेल मेल की बात की जाएगी तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस का नाम हम लोग दे देंगे। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कंटेन द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, आपसे दो चीज ही एग्जांपल पूछा जाता है, या तो यूनिसेक्सुअल का पूछा जाए या फिर बाइसेक्सुअल का पूछा जाए। सबसे पहले यूनिसेक्सुअल की बात कर लेते हैं। यूनिसेक्सुअल क्या होता है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। ठीक है, ये दो चीज हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि एक ही और प्लांट्स पे, यहां से ऐसे कर लो, यहां से कर लो, सेम प्लांट पे, ठीक है, क्या क्या हो, मेल ऑर्गन भी हो और फीमेल्स ऑर्गन भी हो। ठीक है, मेल ऑर्गन भी हो और फीमेल ऑर्गन भी हो। यूनिसेक्सुअल में क्या होगा, आइदर मेल ऑर्गन हो और फीमेल ऑर्गन हो, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं सर, यूनिसेक्सुअल कहते हैं। एग्जाम्पल यूनिसेक्सुअल में आप ध्यान रखना, पपाया। ठीक है, बाइसेक्सुअल में ध्यान रखना क्या हो जाएगा सर, हिबिस्कस, हिबिस्कस। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल आप ध्यान रखना। हमसे क्या पूछा है सर, यूनिसेक्सुअल पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम पपाया, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे कि जो पपाया होता है ये क्या होता है सर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का करेक्ट एग्जांपल है। और जो बाइसेक्सुअल है वो कौन सा है, हिबिस्कस है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखोगे, यहाँ से अपना क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर प्रोड्यूस व्हेन। क्या पूछ रहा है सर, मोनोजाइगोटिक ट्विंस कब बनते हैं। क्या दे रहा है, देयर इज नो क्लीवेज, जब यहाँ पे क्लीवेज का फॉर्मेशन नहीं होता तब ये बनते हैं, ये बात गलत हो गया। क्या इनकम्प्लीट क्लीवेज ऑफ द जायगोट, क्या इनकम्प्लीट क्लीवेज होगा जायगोट का तब ये फॉर्मेशन होगा, ये भी बात अपनी गलत है ना। अगला देखिए, द फर्स्ट क्लीवेज ऑफ द जायगोट इज फॉलोड बाय द सेपरेशन ऑफ द टू, है ना। ये बात अपनी सही हो जाएगी कि जो पहला क्लीवेज होता है, पहला क्लीवेज होता है जायगोट का, ये फॉलोड किया जाता है सेपरेशन ऑफ इनटू द टू पार्ट में इसको कंप्लीट कर लिया जाता है, ये बात सही है। द ओवा एंड द फर्टिलाइज साइमल्टेनियसली, ये बात गलत हो गई। तो क्या पूछा है सर, मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये कब होगा, जब फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जायगोट होता है तब जाके इसका क्या होता है, फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन, सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इन स्पर्म्स माइटोकॉन्ड्रिया अकर्स इन। क्या पूछ रहा है सर, स्पर्म के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले ये जानो कि स्पर्म होता क्या है ना। स्पर्म क्या है तो बताना सर, स्पर्म जो होता है वो मेल गैमिट्स होते हैं, ह्यूमंस का या फिर मैमल्स का मेल गैमिट्स होते हैं। क्या बताओगे सर, चलो यहां से बता देते हैं सर, ये क्या है सर, मेल गैमिट्स। ठीक है, मेल गैमिट्स हैं। ये क्या, इसका साइज पूछा जाए सर, साइज पूछा जाता है तो 60 माइक्रोमीटर के होते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी पार्ट्स पूछी जाए तो 3 से 4 पार्ट्स में इनकी बॉडी पार्ट डिवाइड होती हैं। पहला क्या होता है सर, हेड होता है, फिर नेक होता है, फिर मिडिल पीस होता है, मिडिल पीस होता है, फिर इनमें क्या आते हैं सर, टेल आती हैं। तो ये चीज आप यहां से ध्यान रखना। सर आपसे पूछा जाएगा सर हेड रीजन में क्या होता है, तो एक्रोसोम पाए जाते हैं, एक्रोसोम होता है। और इसी एक्रोसोम में क्या होते हैं सर, एंजाइम होते हैं, है ना। साथ ही साथ और क्या बताओगे सर, एक्रोसोम के साथ होते हैं न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस। और इसमें क्या होते हैं सर, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। तो ये दो बात यहां से ध्यान रखना कि हेड रीजन में क्या क्या होता है सर, एक्रोसोम होता है, और दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। एक्रोसोम में क्या होता है, एंजाइम होते हैं, और जो आपके न्यूक्लियस होते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल हो गए। नेक को हटा दीजिए, मिडिल पीस की बात करें, कहीं कहीं आपका नेक दिया रहता है, कहीं कहीं नहीं दिया रहता है, तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, किसी किसी बुक में आपका नेक का ऑप्शन दिया रहता है, किसी किसी में नहीं दिया रहता है। फिर बता दूं, किसी में दिया रहता है, किसी में नहीं दिया रहता है। ठीक है, तो हम दोनों कॉन्सेप्ट लेकर अभी चल रहे हैं। मिडिल पीस में बात करें तो इसमें क्या होता है सर, माइटोकॉन्ड्रिया होता है,
कॉन्ड्रिया होता है, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है सर, एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे स्पर्म को, यानी किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, जिससे क्या हो जाए, स्पर्म जो मोटिलिटी है उसकी इंक्रीज हो जाए। टेल क्या होता है, टेल क्या होता है, इसका हेल्प क्या करता है, ये हेल्प करता है ना, मोटिलिटी में स्विम करने के लिए कह लें, या फिर स्विम करने के लिए ये क्या, कौन हेल्प करता है आपका, टेल, ये मददगार साबित करता है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, जो स्पर्म जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, तो बताओगे सर मिडिल पीस में। देखो एक क्वेश्चन पूछा, उसका पूरा डिमोन्स्ट्रेशन आपको सामने रख दिया जा रहा है, पूरा क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम करके रख दिया जा रहा है, इतना अच्छा से कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है। अगर इस पे भी आप लोग अपनी तैयारी को इधर उधर किए तो फिर भाई साहब, ठीक है। अच्छा, पूछा जाए कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो ये बात आप यहां से ध्यान रखोगे, ठीक है, बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज ऑब्जर्व, यानी कि क्या पूछ रहा है सर, गर्भावस्था के किस महीने में भ्रूण की पहली हलचल देखी जाती है। सबसे पहले ये देखिए, ध्यान रखना, जब फर्स्ट मंथ होता है, जब प्रेगनेंसी का जब फर्स्ट मंथ होता है, इसमें किस ऑर्गन का बनता है सर, हर्ट्स का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है सर, हर्ट का फॉर्मेशन होता है। वहीं पे सेकेंड मंथ की बात की जाए, सेकेंड मंथ में क्या होता है सर, लिम्स बनते हैं और डिजिट्स बनते हैं। क्या बनते हैं सर, लिम्फ और डिजिट्स का फॉर्मेशन होता है, उंगली का ये जो डिजिट्स हैं उसका निर्माण होता है। वहीं पे हम बात कर लें सर, क्या इसका पूछ रहा है सर, थर्ड के लास्ट मंथ में, यानी कि लास्ट ऑफ थर्ड मंथ, इसमें क्या होता है, लास्ट ऑफ थर्ड मंथ की बात की जाए तो इसमें आपका ये देखने को मिलता है, क्या चीज का, इसमें आपको देखने को मिलता है, अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा था, फर्स्ट मूवमेंट पूछा है। अच्छा, इसमें जितने भी वाइटल ऑर्गन होते हैं, वाइटल ऑर्गन, जिसमें से आपका हो गया वाइटल ऑर्गन में डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तुम्हारा किडनी की बात कर लें, लंग्स की बात कर लें, तो ये सब जितने भी वाइटल ऑर्गन है या फिर जेनाइटल ट्रैक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सारे का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है लास्ट थर्ड मंथ। और जब पूछा जाए कि फर्स्ट मतलब चलना कब बच्चा स्टार्ट कर देता है, तो वो बताएगा सर फिफ्थ मंथ में, है ना। कौन सा बताओगे सर, फिफ्थ मंथ में ये क्या होता है, बच्चा जो होता है वो चलना स्टार्ट हो जाता है। तो फिफ्थ मंथ यहां से कर लेना, तो फर्स्ट मूवमेंट इसमें कर लेना, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस कब होता है सर, फिफ्थ मंथ में होता है। तो ये सारा जो डाटा है अपने कॉपी में इसको तुरंत नोट कीजिएगा कि फर्स्ट मंथ में क्या होता है, हार्ट का फॉर्मेशन होता है, सेकेंड मंथ में क्या होता है, लिम्स और डिजिट्स बनते हैं, लिम्स और डिजिट्स का फॉर्मेशन होता है, लास्ट थर्ड मंथ में क्या होता है सर, वाइटल ऑर्गन जितने भी होते हैं, जैसे लंग्स हो गया, किडनी हो गए, है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गए, इसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। वहीं पे पांचवें महीने में बात करें तो जो फीटस है उसकी जो हलचल है, चलना जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिफ्थ मंथ यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ मंथ में क्या होता है, ये बच्चा फर्स्ट मूवमेंट देखने को मिल जाता है फीटस में। बात समझ में आ गई। तो ऑप्शन नंबर बी बता रहे जितने लोग, पांचवा महीना, उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम जितना क्वेश्चन सॉल्व किया, आई थिंक आपका कितना क्वेश्चन 10 हो गया है। हम इतना उम्मीद लगा के चलते हैं कि आपके 7+ क्वेश्चन करेक्ट हो रहे होंगे। आगे बात कर लें 11। यहाँ पे देखो दो हार्मोन की नाम बताना है जो रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। किसको में रेगुलेट करता है सर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो जब हम बात करें सर यहाँ पे कौन कौन से हार्मोन होने चाहिए, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में दो हार्मोन होते हैं, एक होता है आपका एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन, और दूसरा होता है सर प्रोजेस्ट्रॉन। जो एस्ट्रोजन होता है ना, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, ये जो एस्ट्रोजन होता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है फॉर्मेशन ऑफ, किसके लिए सर, फॉर्मेशन ऑफ किसका, ओव्यूलेशन का, फॉर्मेशन ऑफ ओवा या फिर ओव्यूलेशन करने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। वहीं प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो इसका काम ये होता है फॉर्मेशन ऑफ, क्या बताओगे सर, फॉर्मेशन ऑफ है ना सेक्रेटरी फेज की बात करोगे।
ये चीज हो गया। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। आपसे एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्टिलिटी पीरियड कौन कौन से होते हैं, फर्टिलिटी पीरियड कौन कौन से होते हैं, तो ये अगर पूछा जाए आपसे कि फर्टाइल पीरियड कौन से होते हैं, फर्टाइल पीरियड कौन से होते हैं, तो अगर बता ऐसा पूछा जाए तो बताना कि 14 से 17 डेज का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ये क्या होता है, फर्टाइल पीरियड होता है। इसमें क्या होता है, ओवा का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ओवा इसमें क्या होता है, पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। यहाँ से ये बता देना कि ओवा आर फुल्ली मैच्योर, फुल्ली मैच्योर। और फिर इसके बाद क्या हो जाता है, फिर जो अगर कॉपुलेशन नहीं हुआ, गैमेट फ्यूज नहीं हुए, तो फिर ये क्या होता है, बॉडी से बाहर रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। ये दो हार्मोन होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं किसके लिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए। ये सारे बातें अपने सारे फैक्ट्स अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेजर कैन बी द कंसीडर्ड टू बी द सेफ, है ना, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जन्म नियंत्रण उपाय सबसे सुरक्षित माना जाता है। ऑप्शन देखिए, टर्मिनेशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, क्या एमटीपी करा दें यानी कि एबॉर्शन करा दें ये अपने के लिए सेफ रहेगा, तो ये बात अपनी गलत है ना। अगला देखें, द रिदमिक मेथड, यानी कि लय विधि, रिदमिक मेथड, हम रैंडमली क्या कर रहे हैं, अबॉर्शन करवा रहे हैं, क्या ये मेथड सेफ है, तो ये भी बात अपनी क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। क्या यूज ऑफ फिजिकल बैरियर, ये भी बात गलत है। हम क्या यूज कर सकते हैं जो सबसे सेफ होता है, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक जो होता है ये सबसे क्या होता है, सेफ होता है। और इस स्टेरिलाइजेशन टेक्निक की वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी क्या कहते हैं, अपना जो बर्थ कंट्रोल है उसको हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा, है ना, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी जो होगा वो अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 13 देख लेते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिफ्ट प्रोड्यूसर। सबसे पहले ये जानिए जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये बताना सर, जायगोट, जायगोट इंट्रा फैलोपियन, फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी जायगोट होता है, ये क्या होता है सर, जो भी जायगोट होता है वो क्या होता है, डोनर मदर से जो ओरिजिनल मदर होती है ना, उसके फैलोपियन ट्यूब में क्या किया जाता है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है मदर में, उसके फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर लिया जाता है। और ये जो जायगोट होता है किस स्टेज पे रहता है, तो 8 ब्लास्टोमियर के स्टेज पे रहता है, 8 ब्लास्टोमियर्स के स्टेज पे अगर है जायगोट, तो उसको क्या किया जाएगा, जो डोनर मदर है वहां से जायगोट निकाल के जो ओरिजिनल मदर है ना, उसके फैलोपियन ट्यूब में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस मेथड को कहते हैं जिफ्ट, यानी कि जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब अपने ऑप्शन पे आ जाते हैं, क्या ये दे रहा है कि ओवा कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब टू फैसिलिटेट जायगोट फॉर्मेशन, क्या यहाँ पे जायगोट फॉर्मेशन करने के लिए ट्रांसफर किया जाता है, ये बात अपनी यहाँ पे गलत हो जाएगी। अगला देखिए, ओवा कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल डोनर, यहां तक बात ठीक है, एंड ट्रांसफर टू द यूरेटस, क्या यूरेटस में ट्रांसफर किया जाता है, ये भी बात गलत है। कहां ट्रांसफर किया जाएगा सर, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा। जायगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब एंड ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब, ये बात अपनी सही है। आगे देखते हैं, जायगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द यूरेटस, ये बात अपनी गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग बता रहे हो सर कि इसको डोनर मदर से लिया जाता है और जो ओरिजिनल मदर होती है उसके फैलोपियन ट्यूब में इसको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। किस स्टेज में ट्रांसफर किया जाता है, तो 8 ब्लास्टोमियर्स का जब स्टेज आ जाता है उसी कंडीशन में इसको क्या किया जाता है, जायगोट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी 13 का, उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि विच कंडीशन अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द लीथल, इसमें से लीथल कंडीशन कौन हो जाता है। आपको ये ध्यान आ रहा होगा सर, जब एन कंडीशन होता है ये क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है। जब 2n आता है तो इसको बोलते हैं डिप्लॉइड, है ना, डिप्लॉयड कहते हैं। यहीं पे 3n आ जाए, 4n आ जाए,
है ना, तो इसको क्या बोलने लगते हैं हम लोग, यूप्लॉइडी का नाम दे देते हैं, यूप्लॉइडी का नाम हम लोग दे देते हैं। वहीं पे हम बात करें लीथल क्या होता है, लीथल का कौन सा कंडीशन होता है, तो यहाँ बताना 2n-2, अगर ये कंडीशन आ जाए तो ये क्या होता है सर, लीथल का कंडीशन होता है। ऑप्शन नंबर बी में ही अपना दिख रहा है 2n-2, तो जब भी 2n-2 वाला कंडीशन देखने को मिले तो ये किसका होता है सर, लीथल कंडीशन होता है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से बच्चे अक्सर गलत करके चले आते हैं कि 2n पे लगाना, -2 पे लगाना है कि 2n+2 पे लगाना है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे हम माइनस की बात करते हैं, है ना, 2n-2 की बात करेंगे तो ये लीथल कंडीशन देखने को मिल जाता है। आगे बात कर ले क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दे रहा है कि मदर एंड द फादर ऑफ ए पर्सन ऑफ द ओ ब्लड ग्रुप, यानी कि देखो ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति के माता पिता का रक्त समूह क्रमशः ए है और बी है, यानी कि जो मदर होगी उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा और जो फादर होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा, और जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। ठीक है, माता पिता के दोनों का जीनोटाइप क्या होगा, माता पिता के जीनोटाइप क्या होंगे जिससे बच्चा जो हो गया है वो ओ ब्लड ग्रुप वाला हो गया। सबसे पहले ये जानो कि ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी, क्या बता सकते हो सर, ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी, ब्लड ग्रुप कौन बताया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बहुत बार बताया है, इसका आंसर आपको बताना होगा। सबसे पहले ये जानिए कि ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, तो सबसे पहले ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ, ठीक है, ये अपने ब्लड ग्रुप होते हैं। फिर हम बात करें सर यहां पे एंटीजन क्या होते हैं और एंटीबॉडी क्या होते हैं। तो अगर आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा और एंटीबॉडी ए होंगे। अगर एंटीजन के आरबीसी पे एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी क्या हो जाएंगे, बी होंगे। ए बी पे क्या होगा, दोनों होंगे और ये एंटीजन नील होगा। ओ वाले पे क्या होंगे, ये एंटीजन आरबीसी पे होगा ही नहीं और इस पे क्या हो जाएंगे आपके ब्लड ग्रुप, एंटीबॉडी ए भी होंगे, बी भी होंगे और ए बी भी होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। हमसे यहाँ से पूछ रहा है सर जो माता पिता हैं उनका जीनोटाइप क्या होगा, तो वो हेट्रोजाइगस होंगे। क्या होंगे सर, होमोजाइगस नहीं होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे। और हेट्रोजाइगस में क्या होंगे, बोथ द फादर्स एंड मदर्स आर द हेट्रोजाइगस ऑफ द ब्लड ग्रुप ए बी ग्रुप रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी अपना अप्रोप्रिएटेड आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये चीज अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे दिया सर मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट होल्ड्स द गुड्स फॉर द जीन्स सिचुएटेड फॉर द। अब जो मेंडल्स का जो लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसके बेसिस था, ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बेसिस पे था। किस पे था सर, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पे बेसिस पे था। तो ये चीज आप ध्यान रखना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। आगे बात कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंडेलियन डिसऑर्डर, सॉरी मेंडेलियन डिसऑर्डर, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा मेंडेलियन विकार नहीं है, हमको नहीं की बात पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये जानो कि कलर ब्लाइंडनेस आपसे जब पूछा जाए तो ये क्या होता है, ये ऑटोसोमल डिजीज होता है। और इसमें क्या होता है सर, इसमें जो पर्सन होता है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है रेड कलर कौन सा है और ग्रीन कलर कौन सा है। ठीक है, तो इसमें पर्सन आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। थैलेसीमिया, ये भी आपका ऑटोसोमल डिजीज है। हीमोफीलिया, इसी को हम लोग रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं, रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, जिस पर्सन का हाथ कट जाता है वहां पे ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है ना, ये चीज आप ध्यान रखना। आगे बात करें सर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। क्या हो जाता है सर, डाउन सिंड्रोम। और इसका जो ट्राइसोमी देखने को मिलता है, ट्राइसोमी जो देखने को मिलता है वो क्रोमोसोम नंबर 21 पे देखने को मिलता है, क्रोमोसोम 21 पे देखने को इसका ट्राइसोमी देखने को मिलता है। ठीक है, इसी तरह आपसे टर्नल सिंड्रोम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है सर, टर्नल सिंड्रोम पूछा जाता है। तो यहां पे बताना सर, यहाँ पे एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे XO वाला कंडीशन देखने को मिलता है। तो अगर ये कंडीशन देखने को मिला तो बताओगे सर टर्नल सिंड्रोम है। और डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी जो क्रोमोसोम 21 वाला होता है उस पर ये डिफेक्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो टर्नल सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हर बार सिंड्रोम आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ द
पेरेंट टेस्टिंग इन द केसिंग कॉज ऑफ द डिस्प्यूट्स बिकॉज। अब देखो सीआईडी देखते हो, उसमें कोई होता है कि सर ये पता नहीं चलता है इसका मम्मी पापा कौन है, तो जो साड़ू रहता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर देता है। इससे ये पता चल जाता है कि इसका असली माता पिता कौन है। इससे ये क्या पता चलता है सर, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा एग्जैक्ट फादर मदर कौन से हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट फादर मदर की जगह एनालिसिस करना है, टेस्टिंग करना है, तो हम क्या करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आ जाते हैं। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सबसे पहले काम पे कौन लाए थे, जेफरी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ये काम करना स्टार्ट किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। सर इसमें क्या ऑप्शन दे रहा है कि द पॉलीमॉर्फिज्म आर द सेम इन ऑल फीमेल्स। क्या पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो सेम होता है सभी फीमेल में? ये बात अपनी गलत हो जाएगी। क्या फिर वही देखिए पॉलीमॉर्फिज्म इज द सेम इन ऑल मेल्स, ये भी बात गलत है। क्या पॉलीमॉर्फिज्म चेंजेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, क्या जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो हर जनरेशन में चेंज होते जाएगा? अब जैसे चेंज होते जाएगा तो सोच के देखो कि जो हमारे दादाजी थे या फिर हमारे नाना जी हैं, है ना, थे, उनका जो बोलते हैं ना कि ये इनके नाना जी के जैसे दिखता है, ये इनके दादी के जैसे दिखता है, इनके पापा के जैसे दिखता है, तो क्या ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंज होता, तो क्या हम सिमिलरिटी ये बता पाते थे? नहीं बता पाते। ठीक है, तो ऑप्शन ये डी भी अपना गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म आर द इनहेरिटेबल फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो पेरेंट होता है वहीं से जो भी कैरेक्टर होता है अपने चिल्ड्रन में वो क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए जो कैरेक्टर होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होते रहता है, प्रोसीड होते रहता है। और इसका हम पता किससे लगा सकते हैं सर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ई कोलाई, ई कोलाई की बात की जा रही है। मोस्ट एक्सेप्टेबल ये ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें क्या होता है, इसको ज्यादा से ज्यादा रिसर्चेस में यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ से जो रिसर्च किया जाता है ना इसके मदद से, तो इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है। तो एक्सपेरिमेंटल ये बैक्टीरिया भी इसको कहा जाता है। क्या दे रहा है सर, ई कोलाई सेल विथ द म्यूटेंट जेड जीन ऑफ द लैक ऑपरॉन। लैक ऑपरॉन में किसका हम टेस्टिंग करते हैं सर, लैक्टोज का टेस्टिंग करते हैं। किसका करते हैं सर, लैक्टोज का टेस्टिंग करते हैं, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं सर, लैक ऑपरॉन का नाम दे देते हैं हम लोग। कैन नॉट ग्रो इन द मीडियम कंटेनिंग ओनली लैक्टोज हैज द सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज, है ना, इसको हम लोग यहाँ पे ग्रो नहीं करा सकते। जैसे कि देखो लैक ऑपरॉन की उत्पत्ति जेड जीन वाली ई कोलाई कोशिकाओं ऊर्जा के स्रोत के रूप में केवल लैक्टोज युक्त माध्यम से ही विकसित नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से देख पढ़ना, ऑप्शन में ध्यान से पढ़ना कि द लैक ऑपरॉन इज द कॉन्सिक्वेंटली एक्टिव इन दीज सेल्स। क्या ये एक्टिव रहता है? ये बात गलत है। क्या इस सेल में ये एक्टिव है? नहीं। आगे दिया है कि दे कैन नॉट ट्रांसपोर्ट द लैक्टोज फ्रॉम द मीडियम टू द सेल, ये भी बात गलत है अपनी। इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज ई कोलाई सेल डू नॉट यूटिलाइज लैक्टोज, ये डू नॉट वाला देख के यहाँ पे क्या दे देता है, अपना गलत दे दे रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए पे जब आएंगे, ये दे रहा है दे कैन नॉट सिंथेसाइज द फंक्शनल बीटा गैलेक्टोज, है ना, बीटा गैलेक्टोज के फंक्शन को सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी को एक्टिवेट नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, बीटा गैलेक्टोज की यहाँ पे बात, सिंथेसाइज यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं 20 की, पीसीआर। पीसीआर क्या होता है सर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आपसे पूछा जाता है पीसीआर का फुल फॉर्म, पीसीआर क्या होता है सर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा कि पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमरेज कैन बी द मेथड्स ऑफ। ये जो दोनों पीसीआर मेथड है या फिर रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, अच्छा पीसीआर टेस्टिंग सुने होंगे, पीसीआर टेस्टिंग अभी कोविड जब गुजरा था तो लोग क्या करते थे, पीसीआर टेस्टिंग कराते थे कि क्या पता हमारे अंदर वो कोविड है कि नहीं है ना, तो टेस्टिंग में भी इसको यूज किया जाता है। तो क्या इसको किस में यूज करते हैं सर, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करते हैं? नहीं,
स्टडी ऑफ एंजाइम में ये भी नहीं, डीएनए सीक्वेंस में ये भी नहीं। हम जेनेटिक फिंगर प्रिंटिंग में इसको यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं सर? अधिकतर इसको हम लोग जेनेटिक फिंगर प्रिंटिंग में इसको यूज की जाती है। तो पीसीआर और रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट है वो जेनेटिक फिंगर प्रिंटिंग में यूज किया जाता है। देखो ये इवोल्यूशन से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लो, ये इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया? द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ द डिकेंट इन ह्यूमन इवोल्यूशन इज। क्या दे रहा है कि ह्यूमन इवोल्यूशन में कौन कौन सा सीक्वेंस आपको देखने को मिलता था? क्या इसमें हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं आपको। रामा सबसे पहले आया था, रामा फिथस, फिर आया था होमो हेबस, है ना, होमो हिबेलस, फिर आए थे आपके होमो इरेटस, फिर आए थे आपको होमो सैपियंस, फिर क्या आए थे सर? होमो सैपियंस आए थे। तो ये क्या होता था अपना एक्यूरेट इवोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। एक्यूरेट इवोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा क्या? रामा फिटेलस, फिर आपके होमो हिबेकस, है ना, फिर आपको होमो इलेटस, और फिर आपके आ गए थे होमो सैपियंस, जो कि अभी हम लोग क्या चल रहे हैं? होमो सैपियंस में चल रहे हैं। अभी हम लोग किस में चल रहे हैं सर? होमो सैपियंस में चल रहे हैं। तो ये चीज आप यहां से ध्यान में रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग बता रहे हैं इन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है अपने पास कि टेंड्रिल्स इन द प्लांट्स आर द एग्जांपल ऑफ। टेंड्रिल्स किसको कहते हैं सर? जितने भी लत्ती वाले पौधे होते हैं, लत्ती वाले पौधे मतलब लौकी हो गई, गिलकी हो गई, है ना, कद्दू हो गए, उसमें मनी प्लांट हो गए, इसमें देखते हो पत्ता तो ऐसे निकल जाता है, ऐसे पत्ते तो निकल जाते हैं, लेकिन जो पत्ता निकलता है उसके पास से ही एक पतले पतले धागे निकले रहते हैं, पतले पतले इस तरह घुंघरेले धागे निकले रहते हैं, ठीक है, इस तरह घुंघरेले धागे निकलने रहते हैं। और ये क्या करता है? जितने भी कोई भी सबस्ट्रेटम पाता है उससे क्या होता है? चिपक जाता है, और चिपक के उसी के सहारे क्या होता है? अपने आप को, अपनी बॉडी को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? टेंड्रिल्स के नाम देते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? टेंड्रिल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेंड्रिल्स का नाम देते हैं। तो ये जो टेंड्रिल्स होता है ना, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का कैरेक्टर शो करता है। किसका बताता है सर? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का कैरेक्टर शो करता है। तो इवोल्यूशन से यही दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक जियोलॉजिकल स्केल से और दूसरा ये वाला इवोल्यूशन से, इसका टेंड्रिल से। तो बताना सर ये जो होता है सर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के अंतर्गत ये आता है। किसके अंतर्गत आता है सर? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के अंतर्गत आता है टेंड्रिल्स, है ना। टेंड्रिल्स की बात करें, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन्स इन ग्रोथ इक्विलिब्रियम मे बी द डिस्ट्रीब्यूटेड बाय। क्या देख रहा है? जनसंख्या की अनुवांशिक संतुलन में रहने वाले प्रवृत्ति इससे परेशान हो सकती हैं। किससे परेशान हो सकती हैं सर? क्या लैक ऑफ म्यूटेशन से परेशान हो सकती हैं? क्या लैक ऑफ रैंडम मीटिंग से परेशान हो सकती हैं? या फिर रैंडम मीटिंग से हो सकते हैं? या फिर लैक ऑफ माइग्रेशन से हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बताना कि जब भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो ऑप्शन नंबर बी पे आप चले जाना कि लैक ऑफ रैंडम मीटिंग जो होता है ना, इसके वजह से जो आनुवांशिकता का जो टेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं डिफेक्ट देखने को मिल सकता था। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया है सर द वायरस दैट कॉजेज द एड्स, यानी कि ऐसा वायरस जो कि एड्स को कॉज करता है वो किसको इफेक्ट करेगा? तो जो HIV होता है ना, HIV, यही क्या यही जो वायरस होता है एड्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। क्या बताओगे सर? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये ध्यान रखना। आपसे पूछा जाए सर एड्स डे कब मनाया जाता है? तो एड्स डे की जब बात की जाएगी तो ये बताना सर 1 दिसंबर, है ना। 1 दिसंबर को क्या होता है? हम लोग एड्स डे पूछा जाता बनाया जाता है। ये भी बहुत सारा पूछा गया है। आपसे पूछा जाए सर ओजोन डे कब मनाया जाता है? ओजोन डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। सर पूछा जाए वो एड्स की हम लोग टेस्टिंग कैसे करते हैं? किस टेस्ट के थ्रू करते हैं? तो एलिसा के थ्रू करते हैं, ठीक है। एलिजा टेस्ट के थ्रू क्या करते हैं? इसको हम एग्जामिन कर लेते हैं। एलिजा का फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो बता देना कि
एससे इम्यूनो अच्छा एससे इम्यूनो क्या होता है बताओ, एलिसा का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, होमवर्क नोट करो, एलिसा का फुल फॉर्म एससे इम्यूनो डिफिशियंसी एनालिसिस, ठीक है। तो इसका यहाँ से एलिसा के टेस्ट से हम यहाँ से डिटरमाइन कर देते हैं। सर जो एड्स होता है, एचआईवी होता है ना, ये हेल्पर टी सेल को इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करेगा? सबसे पहले इफेक्ट करेगा हेल्पर टी सेल को ये इफेक्ट करता है। साथ ही साथ जो लिम्फ नोड होते हैं, किस पे सर? लिम्फ नोड्स होते हैं, इसको भी क्या करता है? इफेक्ट करता है। तो अगर आपके ऑप्शन में हेल्पर टी सेल भी दिया है, मेम्ब्रेन्स ऑफ द लिम्फ नोड भी दिया है, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आप दोनों को आप टिक कर सकते हो, ठीक है। दोनों यहाँ पे अपना ऑप्शन करेक्ट कर सकते हो कि हेल्पर टी सेल ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर हो जाता है आपका, जो कि आपका जो एड्स होता है, वो सब एचआईवी होता है, वो सबसे पहले इफेक्ट करता है आपके हेल्पर टी सेल पे, फिर आपका इफेक्ट करता है लिम्फ नोड्स पे, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी भी आप करेक्ट कर सकते हो, सी भी आप करेक्ट कर सकते हो, दोनों में यहाँ पे आप ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे बातों को यहाँ पे नोट कर लो। आगे बात कर लें सर, एंटी विनोम अगेंस्ट द स्नेक पॉइजन कंटेंट, क्या दे रहा है? सांप के जहर के खिलाफ एंटी विनोम क्या शामिल होता है? जब किसी पर्सन को सांप काट लेता है तो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, तो डॉक्टर पूछते हैं भैया क्या काटा है? तो बोले कि करेज सांप काटा है या फला ढमकाना सांप काटा है। तो उसके हिसाब से वो क्या कर देता है? इंजेक्शन लगा देता है। तो वो जो इंजेक्शन आपको लगाया है उसमें वो क्या था वो पूछ रहा है। तो उसमें क्या होता है सर? एंटीबॉडीज होते हैं। क्या होते हैं सर? एंटीबॉडीज होते हैं जो हमारी बॉडी में जाता है और उसके अगेंस्ट क्या करने लगता है? काम करने लगता है। जो भी पॉइजन होता है उसको मार देता है, उसको खत्म कर देता है। तो एंटीबॉडी उसमें रहता है। क्या होता है सर? उसमें एंटीबॉडी होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, एंटीविनोम में क्या उपस्थित होता है सर? एंटीबॉडी होता है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में कि विच ऑफ द क्या दिया है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन डिजीजेस कैन नॉट बी कंट्रोल बाय द एंटीबॉडीज। इसमें से कौन से ऐसे डिजीज हैं का इन्फेक्शन है जो कि हम एंटीबॉडी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? अगर किसी पर्सन को कफ हुआ है, खांसी हो रही है, जैसे मेरे जैसा भी खांसी हुई है, तो हम एंटीबॉडी खा लेंगे, एंटीबायोटिक खा लेंगे तो खांसी सही हो जाएगी, ठीक है। किसी पर्सन को बुखार हुआ है, डिप्थेरिया हुआ है, निमोनिया हुआ है, तो उसको एंटीबायोटिक दिया जाए तो ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी को सर्दी हुआ है तो उसको एंटीबायोटिक हम लोग देंगे तो वो जल्दी सही नहीं होगा। तो कॉमन कोल्ड में एंटीबायोटिक ज्यादा काम नहीं करता है ना। तो कैन नॉट बी दिया है ना, कंट्रोल नहीं करता है, तो यहाँ पे हम बता देंगे कॉमन कोल्ड। चलो ये देखो अपना 27 देख लेते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन मतलब सुई लगने वाला, इज द बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ। दिस इज, हम लोग जब छोटे थे तो स्कूल में आते थे लोग ना टीका लगवाने वाले, है ना, टीका लगवाने की, किसका टीका है भैया? तो पूछा बोलने में बताते हैं कि ये किसका टीका है, तो आप बताते थे कि ये दिमागी बुखार का टीका है, कि फलाना बुखार का टीका है, ढिमकाना बुखार का टीका है। तो ये चीज हम यहाँ पे सुनते थे, ठीक है। तो ये क्या चीज होता है? तो ये स्पेसिफिसिटी होती है, डाइवर्सिटी होती है, मेमोरी होती है। तो अगर बात करें तो ये मेमोरी के लिए दिया जाता है कि अगर हमारे बॉडी में है तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम उसको मेमोरी बना के रख लेगी, और वो आगे कभी भी आता है हमारा डिजीज तो फॉरेन पार्टिकल्स, तो उससे फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। जैसे कि अभी हम लोग कोविड का इंजेक्शन लगवाए थे, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, वो क्या हो रहा है? हमारी बॉडी हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो मेमोरी बना के उसको रख ली है कि इस तरह अगर वायरस कल के डेट में हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हम उसको तुरंत उस फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओनली 3 यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मेमोरी के लिए इसको काम करते हैं। आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग। द मेंटेनेंस ऑफ द हाइव्स ऑफ द हनी बीज कैन बी द प्रोड्यूसर्स ऑफ हनी। क्या बोल रहा है सर? शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों का छत्ता का रख रखाव क्या कहलाता है? तो उसको बोलोगे सर एपी कल्चर कराता है। क्या कहता है सर? एपीकल्चर। वहीं पे हम बात करें कि क्या पीसी कल्चर क्या होता है? पीसी कल्चर क्या होता है? सेरी कल्चर क्या होता है? तो पीसी कल्चर की बात करना तो फार्मिंग ऑफ फिश, है ना। सेरिकल्चर में क्या होगा? तो फार्मिंग ऑफ
रेशम, रेशम हिंदी में बोलते हैं ना, अच्छा लिख देते हैं रेशम, ठीक है। और वहीं पे आपको लैग कल्चर की बात कर लें, लैग कल्चर, तो ये फार्मिंग ऑफ लैग की बात करते हैं। वहीं पे प्रॉन कल्चर की बात कर लें, प्रॉन कल्चर की बात कर लें तो फार्मिंग ऑफ प्रॉन की बात करते हैं, झींगा, झींगा मछली, ठीक है। ऑयस्टर की बात कर लें तो इसी तरह उसकी ही फार्मिंग होती है, तो यहाँ से हम एपी कल्चर की बात कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर द करेक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द सूट टू कल्चर इज। अब हम क्या करना है कि हमको कल्चर कराना है किसी भी सूट का, किसी भी स्टेम का, तो वहां से हमको क्या होना चाहिए, तो क्या प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट, ऐसा प्लांट बनाए जिसमें क्या होता है वो वायरस फ्री हो, बात सही है। क्या डेवलपमेंट ऑफ सोमा क्लोन वेरिएशन, सोमा क्लोन वेरिएशन हम नहीं बनाएंगे। क्या डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, ये भी नहीं करेंगे। क्या लार्ज सेलुलर फॉर्मेशन, ये नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है, ओनली स्टेटमेंट ए अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हम वायरस फ्री प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। क्या दिया है सर, कॉन्टिन्यूड क्लोज इंटरब्रीडिंग, क्या कर रहे हैं सर, निरंतर निकट अंतर प्रजनन करा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसके वजह से। क्या डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटी बनेंगे, क्या यानी कि नई किस्म की विकास होगा अगर इन ब्रीडिंग करा रहे हैं तो, क्या ये बात गलत है। क्या इंक्रीज द फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज होने लगेंगी। क्या डेवलपमेंट ऑफ इम्प्योर लाइन, ये बात गलत है। अपना बात सही हो गई कैसे कि रिड्यूस द फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, यहां से क्या हो जाएगी सर, प्रोडक्टिविटी और जो फर्टिलिटी होती है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी अगर इन ब्रीडिंग कंडीशन कराया जा रहा है तो। आगे देखते हैं सर, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को और किस नाम से जानते हैं सर, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बीजीए भी बोलते हो, क्या बोलते हैं इसको, बीजीए का नाम भी देते हो। दे सर्व हैज द इंपॉर्टेंस बायो फर्टिलाइजर इन द फील्ड ऑफ, ये क्या होता है जिसको ज्यादा यूज किया जाता है बायो फर्टिलाइजर के लिए, ये किस खेती में यूज किया जाता है सर, राइस की खेती में, यानी कि चावल की जो खेती होती है, धान की खेती होती है, उसमें हम इसका साइनोबैक्टीरिया देखने को मिल जाता है बायो फर्टिलाइजर के लिए। आगे दिया सर क्या दिया है, बैकुलो वायरस आर द पैथोजन दैट, ये क्या है, एक तरह का वायरस है जो किसको इफेक्ट करता है, जो अटैक करता है, अटैक इंसेक्ट को अटैक करता है, साथ ही साथ आर्थ्रोपोडा को अटैक करता है, मतलब आर्थ्रोपोडा के जितने भी अदर मेंबर्स होते हैं उनको क्या करता है, ये अटैक करता है बैक्लो वायरस। क्या करता है सर, बैक्लो वायरस ये काम करता है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग कि द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन टू द हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स, क्या दे रहा है सर कि जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है इसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या, जो दूसरे से क्या करें, अपने खाना को ले लें और वहां से फिर उसको क्या करें, डिकम्पोज कराना स्टार्ट करें, तो इसमें क्या हो सकता है आपका 33 का, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्या नेचुरली प्रेजेंट इन प्रोटिएबल वाटर, क्या ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं प्रोटिएबल वाटर पे, नहीं है ना। आर्टिफिशियल एडेड टू द सीवेज वाटर, आर्टिफिशियल जनरेटेड इन लैबोरेटरी, ये नेचुरल प्रेजेंट इन द सीवेजेस, ये जो नाला होता है ना प्राकृतिक रूप से ये उसी में नाले में पाए जाते हैं जो कि हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स होते हैं, जो बहुत सारे डिजीज भी कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। आगे देख लेते हैं कि हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन द डेवलपमेंट ऑफ द पीसीआर टेक्निक, वही पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए कौन जिम्मेदार था, तो पीसीआर की बात की जाए तो बताना ये क्या होता है सर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। इसको किस में यूज किया जाता है, तो जेनेटिक फिंगर प्रिंटिंग में, है ना, फिंगर प्रिंटिंग में इसको यूज किया जाता है। फिर और क्या बता सकते हो सर, इसको कौन डिस्कवर किया था, तो कैली मुलिस किए थे, कब किए थे, 1985 में किए थे। और इनको नोबेल प्राइज कब मिला था, तो बताना सर, नोबेल प्राइज जो है इनको मिला था 1993 में। आपके कोर्स एग्जाम में एक साइंटिस्ट का नाम पूछेगा और साथ ही साथ उनका नोबेल प्राइज भी पूछेगा, तो ये बात आप ध्यान रखना कि हर बार के एग्जाम में ये सब ट्रेंड है, पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखना कैली मुलिस का नाम यहाँ पे ध्यान रखना। हरगोविंद खुराना आर्टिफिशियल डीएनए बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखे थे अपने इंडिया से। आगे बात करें, द सेपरेशन एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन रिड्यूस इज कॉल्ड, क्या पूछा जा रहा है सर
कि ऐसा सेगमेंट सेपरेशन या फिर प्यूरिफिकेशन किया जा रहा है रिकॉम्बिनेंट का, उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको बोलते हैं सर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है सर, सेपरेशन की जाती है, सेपरेशन की जाती है और प्यूरिफिकेशन की जाती है, प्यूरिफिकेशन की जाती है किसका, आर प्रोटीन का, है ना, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होते हैं उनका प्यूरिफिकेशन की जाती है। तो हम बताएंगे सर ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेस होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ एन एलेलिक डीएनए इनटू द प्लांट होस्ट सेल इज द अचीव बाय मेकिंग देम। ठीक है, अब कोई नया जीन है, डीएनए है, उसको हम प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से, है ना, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो हम किसके प्लांट में किस में यूज करते थे, आपको बताए थे, जब भी हम प्लांट में यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, जीन गन यूज करते हैं, जीन गन यूज करते हैं, जिसमें से क्या करते हैं, ये गोल्डन का उसका लेयरिंग होता है, जिसमें हम क्या करा देते हैं, बम्बार्डिंग करा देते हैं, क्या करा देते हैं सर, बम्बार्डिंग करा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यूज हो जाएगा कि यूजिंग द जीन गन के माध्यम से जो भी एलिलिक डीएनए है वो हम किसी भी नए प्लांट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस उसका करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन गन, है ना, विद द हेल्प ऑफ जीन गन के मदद से हम इसको काम करा सकते हैं। 37 की बात कर लें, द इंडियन पार्लियामेंट हैज द क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेरेंट बिल 2। इसके लिए हम डायरेक्टली हम बात कर सकते हैं, टेक द इशू रिलेटेड टू द पेरेंट टर्म्स इमरजेंसी प्रोविजंस एंड द रिसर्चेस। इसके लिए क्या की थी, जो भारत की जो सांसद है वो सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट में इसको पारित की थी पार्लियामेंट में। ठीक है, कि पेरेंट की जो जितनी भी टर्म्स हैं, इमरजेंसी स्थिति है, तो उसमें ये कारगर साबित हो। आगे बात करें 38 की, द करेंट इंटरेस्ट ऑफ द मैनिपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स प्लांट्स एंड एनिमल्स हियर आर बाय द इंडिविजुअल इथिकल इश्यूज हैं, अनइम्पॉर्टेंट इथिकल क्वेश्चन हैं, ये बात दोनों गलत है। ये क्या था सर, सीरियस इथिकल क्वेश्चन है, ये क्या है सर, सीरियस इथिकल क्वेश्चन है, यानी गंभीर मौखिक नैतिक प्रश्न है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना। आगे दिया है सर मेडिटेशंस ऑर्चिड पॉल्यूशंस आर बाय। अब क्या दे रहा है सर, जो भूमध्य सागर आर्टिक ये जो पराग है ये किसके द्वारा होता है, क्या ब्रोड पैरासिटिज्म होता है, क्या सेक्सुअल डायरेक्ट्स एंड कोइवोल्यूशन होता है, क्या कोइवोल्यूशन सेक्सुअल डिटिक्स एंड स्यूडो वाला हिस्सा होता है, या स्यूडो कॉपुलेशंस मेनली होता है। चलो, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कोइवोल्यूशन सेक्सुअल डिटाइट्स एंड स्यूडो कॉपरेशन। यहाँ पे जितने लोग बता रहे हो यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया, इन कॉम्पिटिशंस द सुपीरियर कॉम्पिटिशंस एलिमिनेट्स द इंफीरियर वंस। क्या दे रहा है सर, कॉम्पिटिशन है, जो सुपीरियर कॉम्पिटिटर हो रहा है वो इंफीरियर कॉम्पिटिटर को हटा दे रहा है ना, यानी कि जो श्रेष्ठ प्रतियोगी है वो निम्न को हटा देता है। तो इस कथन को कहा जाता है, इस कथन को क्या कहते हैं हम लोग, गॉस प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गॉस प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। यानी कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जितने भी आपके सुपीरियर कॉम्पिटिटर होता है वो एलिमिनेट कर देते हैं इंफीरियर कॉम्पिटिटर को। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग गॉस प्रिंसिपल। आगे देख लेते हैं, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सी मेजर्ड इन द पार्ट पर थाउजेंड है, ये फैक्चुअल डाटा है 30 से 35 ये होता है, किससे होता है सर, 30 से 35 तक ये देखने को मिलता है सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन आपके सीज में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, ये देखो इंपॉर्टेंट है, पिरामिड से क्वेश्चन पूछा गया है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। एनर्जी हम क्या कर रहे हैं सर, एनर्जी हम बना रहे हैं, इसमें क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है, घटता है कि बढ़ता है। यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है सर, घटते जा रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। यानी कि एनर्जी ऑफ पिरामिड्स में जो हम हायर इकोसिस्टम की तरफ जाएंगे, हायर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि डिक्रीज एट ईच हायर ट्रॉपिक लेवल। हम जितना ऊपर जाते रहेंगे तो यहाँ से एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज होते जाती है। जैसे प्लांट सपोज करो 1000 जूल लिया एनर्जी सन से, फिर इसको खाने वाले जो होंगे वो वहां से 10% कम होकर 100 जूल हो जाएंगे, फिर यहाँ से कम होकर 10 जूल हो जाएंगे, फिर 0.10 जूल हो जाएगा, फिर 0.010 जूल हो जाएगा। तो इस तरह एनर्जी क्या हो रही है, घटते जा रही हैं। ठीक है, तो जो एनर्जी हम जितने ऊपर की तरफ जाएंगे तो ट्रॉपिक लेवल में वहां पे एनर्जी क्या हो जाएंगी, घटते हुए जाएंगी। आगे बात कर लें
43 में कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज द स्टेट ऑफ, जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता है ये किसका स्टेट होता है सर? इक्विलिब्रियम का स्टेट होता है। किसका होता है सर? इक्विलिब्रियम का स्टेट ये देखने को मिलता है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोड्यूसर, इसमें कौन सा ऐसा है जो प्रोड्यूसर नहीं है? तो ध्यान देना कि जो वॉल्वॉक्स है ये फोटोसिंथेसिस करता है, नॉस्टॉक भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, स्पाइरोगायरा भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन एग्रीकस जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, यानी कि प्रोड्यूसर के अंतर्गत ये नहीं आएगा आपके एग्रीकस। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं कि व्हाट इज द कॉमन टू लेटेना, इकोरोनिया एंड द अफ्रीकन कैटफिक्स। ठीक है, क्या दे रहा है सर? लैटिना, इकाइनोरिया और अफ्रीकन कैटफिश में क्या समांतर देखने को मिलती हैं? क्या ऑल द स्पीसीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर इंडेसियस स्पीसीज इन इंडिया? ठीक है, क्या ऑल द मैमल्स आर फाउंड इन इंडिया? क्या ऑल द एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ इंडिया एंड ऑल द कीस्टोन्स स्पीसीज? इसमें से क्या हो सकता है आपका करेक्ट ऑप्शन? ठीक है, तो हम जाएंगे किस पे? ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे। वेरी गुड, कि ऑल द स्पीसीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर द इंडेसिस स्पीसीज इन इंडिया, से कि सभी प्रजाति ना तो खतरे में है और ना ही भारत में स्वदेशी प्रजाति हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जितने लोग बता रहे हो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाए। इंग्लिश नहीं समझ में आता है तो हिंदी से भी आप यहाँ से इलोबरेट अपने आंसर को कर सकते हो। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट द स्पीसीज डायरेक्टली डाइवर्सिटी डिक्रीजेस हैज ए। क्या दे रहा है सर? कि यह देखा गया है कि जैसे जैसे हम प्रजातियों की विविधता घटती जाती हैं, ठीक है, क्या मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स, क्या हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं और जाएंगे तब यहाँ पे स्पीसीज की डाइवर्सिटी देखने को कम मिलेगी। क्या मूव्स इन द डेजर्ट टू द रेन फॉरेस्ट, क्या हम रेगिस्तान से रेन फॉरेस्ट की तरफ जाएंगे तब ये देखने को मिलेगा। क्या मूव अलोंग विद द इक्वेटर, या फिर मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर फ्रॉम द पोल्स। तो हम इसमें बात कर सकते हैं सर कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना कि मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स, इक्वेटर से हम पोल्स की तरफ अगर बढ़ेंगे, इक्वेटर मतलब क्या? ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से हम कहाँ जा रहे हैं? पोल्स की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी घटते हुए हमको देखने को मिल जाएगी स्पीसीज की। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग बता रहे हो यहाँ पे सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट, लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको एकदम ध्यान रखना, रट्टा लगा लो कि ये होता है अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जो कि कहाँ होता है सर? साउथ अमेरिका का हिस्सा है। कहाँ से सर? साउथ अमेरिका का ये हिस्सा है आपका अमेजोन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते लेते, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन इज द एम्प्लॉयड टू रिमूव ऑफ। क्या दे रहा है सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रोसेस होता है इसके वजह से हम क्या रिमूव करा सकते हैं? ठीक है, इससे वजह से हम क्या रिमूव करा सकते हैं? तो आप बताना सर। ये होता है पार्टिकुलेटेड मैटर को रिमूव करा सकते हैं, है ना, पार्टिकुलेटेड मैटर को रिमूव कराते हैं। एग्रॉस, पॉल्यूशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक गैसेस इसकी बात नहीं करते हैं, पार्टिकुलेटेड मैटर की बात यहाँ पे हम लोग करते हैं। आगे देख लेते हैं, द कैटलिस्टिक कन्वर्टर्स, कैटलिस्ट कन्वर्टर आर फिल्टर इनटू द ऑटोमोबाइल्स इज रिड्यूस द इमर्शन ऑफ द हार्मफुल गैसेस। कैटलिस्ट कन्वर्टर्स चेंजेस द अनबर्न हाइड्रोकार्बन इनटू, अब ये किसमें चेंज कर सकता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में इसको चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रखता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन सा ऐसा गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है? CH4 ये ग्रीन हाउस गैस है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन जो ऑक्सीजन है ये ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। ग्रीन हाउस गैसेस का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो CH4, CFC और CO2 बता देना। यहाँ से हमसे नॉट पूछा है तो इसलिए हम ऑक्सीजन पे चले गए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा आज का अपना क्वेश्चन, इसका आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारा जो PDF है आपको ऐप पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का अपना क्वेश्चन। आई होप कि 50 में से आपका ऑलमोस्ट 30-40 प्लस क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए होंगे, और मैं इतनी उम्मीद लगाता हूं कि आपके इतने क्वेश्चन करेक्ट हुए होंगे, और साथ ही साथ जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने रखा हूं, लिखा हूं अपने हाथों से, वो भी चीज अपने कॉपी में उसको प्रिपेयर कर लिए होंगे। ठीक है, अब जब भी आपको PDF मिलेगी तो इसको अपने प्रैक्टिस में कर लेना। ठीक है, ये PDF में, ये जब PDF मिलेगी तो यहाँ से अपने प्रैक्टिस को कर सकते हो कि सर देख सकते हो मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं।
ठीक है। फिर उसी हिसाब से अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि सर मेरे इतने क्वेश्चन करेक्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज था आपका। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।